आज बिहार में विधानसभा के चुनाव का पहला चरण था। 121 सीटों पर वोट डाले गए। अब नजरें हर बूथ पर, निगरानी हर गली मोहल्ले तक। बिहार का लोकतंत्र अब हाईटेक हुआ है। 7 करोड़ से ज्यादा वोटर, 1 लाख कैमरे और सैटेलाइट की पैनी नजर में ये चुनाव हो रहा है ताकि हर वोट सुरक्षित रहे और आवाज मंजिल तक पहुंचे। पहले फेज की वोटिंग आज, दूसरा 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजों का पिटारा खुलेगा। तकनीक और जनशक्ति के संगम के साथ बिहार लोकतंत्र का डिजिटल अध्याय भी लिखता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग आज और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। राज्य के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों पर 1 लाख से ज्यादा कैमरे नजर रखते हुए नजर आए। इस पूरे चुनावी काम को ठीक से पूरा करने के लिए 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई। बता दें कि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतदान में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए इस बार आयोग ने तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मतदान कर्मियों की आवाजाही और सुरक्षा बलों की तैनाती तक हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए गाड़ियों की निगरानी और ट्रैकिंग की गई। बिहार के सभी 90,712 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की गई। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा वेब कैमरों को इंस्टॉल किया गया। इन कैमरों से आने वाली लाइव फीड सीधे चुनाव आयोग के सर्वर तक पहुंची। इसका मतलब है कि दिल्ली और पटना में बैठे अधिकारी किसी भी बूथ पर हो रही गतिविधियों को रियल टाइम देख सकते हैं। और साथ ही साथ 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। 5 बजे तक 60% मतदान हो चुका है सभी 121 सीटों पर। और इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान शैलेंद्र सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप चौधरी, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि आज जिस तरह से वोटिंग देखने को मिली है, शाम के 6 बज चुके हैं और तकनीकी की अगर बात की जाए, निगरानी की बात की जाए, तो यहाँ पूरी तरह से कैमरे, वेबकास्टिंग, सैटेलाइट सभी से मॉनिटरिंग यहाँ की गई। और 121 सीटों की पिछले 3 चुनावों में अगर स्थिति देखी जाए तो साफ तौर पर, क्योंकि आरजेडी 2010 में जो है इनमें से केवल 15 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 2015 और 2020 के दोनों चुनावों में इसने इन पर मजबूत पकड़ बना ली थी। और 2015 में आरजेडी के खाते की अगर बात की जाए तो 46 और 2020 में 42 सीटें उसके खाते में आई थी। लेकिन अब 2025 की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, आरजेडी का ग्राफ इसी तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा इस बार? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बिहार में अगर बात करें, अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। बिहार में अगर बात करें तो पिछले चुनाव में आरजेडी का जरूर बढ़त हुआ है और इसका टोटल क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव को जाता है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पीछे भी हमने देखा कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहते हैं, वो आरजेडी ही थी। लेकिन अभी जो अभी माहौल जो चल रहा है, जो माहौल जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिला हुआ गठबंधन है, वो कहीं न कहीं इसमें लीड लेता हुआ इसलिए दिख रहा है कि आरजेडी के लेवल पर जो तैयारी चाहिए थी वो तो बिल्कुल पूरी पुख्ता तैयारी है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं कि आरजेडी का नेतृत्व हो और तेजस्वी मजबूत हों, और इसलिए उलूल जुलूल के बयान देकर के कहीं न कहीं आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश किए हैं। उसका निश्चित रूप से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पार्टी कौन सी सिंगल लार्जेस्ट होगी मतलब नहीं लगता, लेकिन लीड अगर गठबंधन की जाए, जो महागठबंधन है या एनडीए है, तो उसमें एनडीए का कहीं न कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे युवाओं का बहुत जोरदार रुझान तेजस्वी की तरफ था, और मैं पुरुष युवाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से महिला जितनी मतदाताएं हैं, महिला युवतियां हैं, उनका रुझान कहीं न कहीं दिख रहा है नीतीश कुमार की ओर। फिर लेकिन बिहार की राजनीति चूंकि जातीय समीकरण के अंतर्गत ही आती है, तो जो महिलाएं जिस जाति से बिलोंग करती हैं, कई बार वो चीजें भी फैक्टर करेंगी। तो कुल मिलाकर के अभी सीन गड़बड़ सा ही है। लेकिन अगर बात करूं कि कांग्रेस अगर संभल करके दूसरे चरण में और राहुल गांधी का कम प्रयोग करे, राहुल गांधी इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जो पीछे इन्होंने 2-3 दिनों में किया है, तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के फायदे में जाएगा।
यानी कि राहुल गांधी की भाषा के मर्यादा को लेकर यहाँ आपने बात कही है कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ना करें। ठीक है, संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर 2020 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ बीजेपी को सीधे तौर पर 32 सीटें मिली थी। अगर पहले चरण की बात करें तो 121 सीटों की। इस बार क्या लगता है कि बीजेपी की बढ़त होगी इस बार? अगर मैं देखूं तो मैं ये देखता हूं कि पिछले चुनाव में जिस नीतीश जी के चेहरे पर, या कहिए पिछले 3 चुनाव में नीतीश जी को जबरदस्त बहुमत मिला, लोगों ने उनको लंबा समय तक, बिहार की जनता लंबे समय तक शासन का मौका देती है। उसके पहले लालू जी को लंबे समय तक उन्होंने पसंद किया और लंबे समय तक मौका दिया। उसके पहले कांग्रेस को पसंद किया, लंबे समय तक मौका दिया। लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा नीतीश जी का ग्राफ गिर के तीसरे नंबर पर चला गया और वो गठबंधन से सरकार बनाने में कामयाब हुए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर नीतीश जी की तरफ आप ध्यान दें तो नीतीश जी का ग्राफ बहुत डाउन गया है और तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत ऊपर आया है। अब बिहार की जनता के सामने 2 ही चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनका ग्राफ वो पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा डाउन गिरा चुके हैं, और एक तरफ उभरता हुआ ग्राफ है तेजस्वी यादव का, जो साफ सुथरे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, जब चुनावों में परिवर्तन होता है या सत्ता परिवर्तन होता है तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कम से कम तेजस्वी यादव के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है पॉइंट, ये भी नीतीश कुमार जी के साथ में जुड़ता है। चौथी बात ये आ जाती है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में क्या सब ठीक चल रहा है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरपी सिंह, केंद्र में मिनिस्टर भी थे। उनका बीजेपी के साथ इस तरीके का सेटलमेंट हो चुका था कि जेडीयू खत्म होने वाली थी, जेडीयू टूटने वाली थी। लेकिन नीतीश जी के सूत्रों ने चीजें टाइम से उनको बता दी और उन्होंने एक रात में 150 अपने संगठन के पदाधिकारी बदल दिए जो बगावत कर सकते थे, और आरपी सिंह को हटा दिया गया, लल्लन सिंह को लाया गया। तो कई ऐसी चीजें, इनसे आप समझ सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए साथ चलना जरूरी है, लेकिन क्या दिल और दिमाग मिले हुए हैं? तो पता चलता है वो नहीं मिले हुए हैं। और पिछले 5 साल में आपने नोटिस किया होगा, नीतीश जी लगातार अपनी गद्दी बचाने के लिए और अपने संगठन को बचाने के लिए जूझते रहे और बिहार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। अब पता चलता है, जो हम जंगल राज की बात करते हैं, देखिए अनंत सिंह नीतीश जी के ही नेता हैं। अनंत सिंह ने किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया, चुनाव जो आचार संहिता लगी है उसके दौरान भी, और एक व्यक्ति को उन्होंने टपका दिया या कहिए गोली मार दी। उसके बाद आपने लल्लन सिंह को सुना होगा, वीडियो वायरल हो रही है, वो अपने लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि उन गरीबों को घर से नहीं निकलने देना है, जो कमजोर तबका जो हमारे खिलाफ जा सकता है। तो इस तरीके का माहौल है, अब आप समझ सकते हैं। और आज की जो ताजा वीडियो है, चुनाव के दौरान भी जो विजय सिन्हा है वो पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करने के लिए निकले हुए थे, डिप्टी सीएम है वो। तो ऐसे में बिहार की जनता ने उनको विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूं कि बीजेपी और जेडीयू का विरोध भी है, लोगों में नाराजगी भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बस बल पर हम ये कह सकें कि जेडीयू अलायंस सरकार में वापसी कर सकता है। ठीक है संदीप जी, लौटेंगे। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पहले चरण के मतदान के बाद। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन पाते हैं, आपको क्या कुछ कहा जाना है। बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण को लेकर। 121 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, 60% तक वोट 5 बजे तक हुए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर अजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इस बार कई तरह के मुद्दे बिहार चुनाव में हावी रहे, चाहे वो जंगल राज की बात कर ली जाए, क्योंकि जंगल राज का जो जिक्र है वो हर पार्टी ने किया और हर बार हुआ। जितनी भी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची उसका जिक्र ज़रूर हुआ है। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर कर ली जाए, क्योंकि संदीप चौधरी अभी बात करते हुए नजर आ रहे थे इसके बारे में, और साथ ही साथ जो ज़रूरी मुद्दे हैं, अगर 2025 की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से ज़रूरी मुद्दे हावी रहेंगे और किस तरह के समीकरण जो हैं वो यहाँ बनते हुए नजर आए। आपने बहुत बड़े सवाल पूछे हैं।
सबसे पहले तो बिहार के चुनाव को लेकर जो आपने पूछा कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। बिहार के चुनाव में यदि मुद्दों की बात करते हैं तो बेरोजगारी है, पलायन है या और करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे वो सड़क निर्माण को लेकर हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो। लेकिन ये कितने बड़े चुनावी मुद्दे बन पाते हैं जी, कितने बड़े, क्योंकि एक तबका ऐसा है जो इनको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं मानता, उसको लगता है कि ये सिस्टम ऐसे ही है और ऐसे ही चलता रहेगा और हमें इसी के अंदर एक एडजस्ट करके चलना है, जिसको हम कहते हैं कि सुविधा शुल्क के साथ जिंदगी जीने की आदत, चाहे फिर पुलिस चौकी थाने से लेकर किसी भी डिपार्टमेंट का क्लर्क हो या फिर कोई अधिकारी हो, सबको सब कुछ पता है, ये एक व्यवस्था है, उसी ढंग से चल रही है, इसलिए हम इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं मानते हैं। यदि हम बात करें कि किस तरह से बिहार का एंटी इनकम्बेंसी की आप जो जिक्र कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में पिछले काफी समय से है, 2 चुनाव से मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बिहार में जो सरकारें बनती हैं वो जोड़ तोड़ से बनती हैं, इसको गिराओ, इसको पकड़ो, इसको लाओ, वहां ले जाओ और उसके बाद जो है लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी को हम तब इम्पोर्टेंट माने जब जन समूह किसी एक पार्टी को जिताने के लिए बाहर निकलता है और वोट डालता है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग कमोबेश सेम ही है, 60% के आसपास वोटिंग परसेंटेज, जो बताता है कि जो परंपरागत वोटर है वही घर से बाहर निकला, उसने वोट डाला और इसके बाद फिर एक गठजोड़ या गुणाभाग शुरू होगा, किसके पास कितने विधायक हैं, किसको क्या पद मिल रहा है, फिर हम अलग अलग तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। तो यानी कि बिहार की राजनीति में और बिहार के वोटिंग पैटर्न में आने वाले समय में हमें किसी तरह का कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ ये देखने के लिए मिलेगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनडीए से बनेगा या फिर महागठबंधन से।